नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट की जो आगामी परीक्षा है 16 तारीख से शुरू हो रही है, 16 सितंबर से आपकी पेपर शुरू हो रही है। तो यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि यूपी टेट और सुपर टेट और सीटेट में भी पूछी जाती है, यहाँ तक आपके बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए भी उपयोगी है। तो आज हम लोग इसके महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण अक्षमता जो कि नेट में यूनिट 1 है और आपके सीटेट में तो 90 क्वेश्चन इसी से आते हैं। टोटल 90 प्रश्न आप मान के चलिए कि आपको शिक्षण अभिक्षमता से ही मिलेंगे। जो भी सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है उसमें 15-15 प्रश्न आपके हर पार्ट में शिक्षण का होता है। हम लोग इसी को नेट के आधार पर तथा सीटेट को आधार मानते हुए आज हम लोग शिक्षण अभिक्षमता पर चर्चा करेंगे। और शिक्षण अभिक्षमता को जब जब आप जितना पढ़ते चले जाएंगे, बीएड बीटीसी के पाठ्यक्रम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं और काफी उपयोगी हो सकता है उनके लिए, क्योंकि बीएड के 3rd सेमेस्टर में आपको शिक्षण पढ़ना होता है और शिक्षण में आपका ये आधार का कार्य करेगा। अगर आपको ये शिक्षण आता है तो आप किसी भी सब्जेक्ट का शिक्षण पढ़ना चाहते हो, चाहे गणित का पढ़ना चाहते हो, चाहे इतिहास का पढ़ना चाहते हो, भूगोल का पढ़ना चाहते हो, सब इसी शिक्षण से कवर होता चला जाएगा। आज हम लोग बात करते हैं शिक्षण। शिक्षण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है शिक्षा से। शिक्षण शब्द की उत्पत्ति हुई शिक्षा से और शिक्षा जो शब्द है इसकी मूल उत्पत्ति हुई संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना शिक्षा और शिक्ष का अर्थ है सीखना। यानी जब कोई प्रोसेस, जब कोई ऐसी व्यवस्था जिससे हम कुछ सीखते हैं या ज्ञान अर्जन करते हैं वही कहलाता है शिक्षा, यानी शिक्षा कहलाता है। और शिक्षा का एक प्रक्रिया के रूप में जब हम यूज करते हैं तो वही शिक्षा कहलाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण अर्थ या भूमिका के रूप में हम लोग समझते हैं कि शिक्षण की उत्पत्ति कहां से हुई, तो शिक्षा की उत्पत्ति हुई शिक्षा से और शिक्षा की उत्पत्ति हुई शिक्ष धातु से। अब देखते हैं कि शिक्षण के कार्य क्या होते हैं, शिक्षण क्या क्या कर सकता है, शिक्षण की जरूरत क्या होती है, शिक्षण ना होता तो हम क्या करते। तो इन ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए आप इसमें कर सकते हैं केबी स्क्वायर। केबी स्क्वायर कर सकते हैं। के मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान। ज्ञान को जब जब आप परिमार्जित करेंगे, ज्ञान को परिमार्जन करने का काम जो करता है ये कौन करता है, शिक्षण करता है। यानी आपके नॉलेज को सकारात्मक दिशा में बढ़ाता चला जाता है। यानी आप जब जब टीचिंग करेंगे, जब जब शिक्षण करेंगे, आपका ज्ञान परिमार्जित होता चला जाएगा। फिर इसमें दूसरा जो होता है ये होता है बी। बी मतलब होता है बिहेवियर। बिहेवियर का अर्थ हुआ व्यवहार, यानी व्यवहार में परिमार्जन करना शिक्षण कहलाता है। व्यवहार में परिमार्जन करना यानी जब कोई व्यक्ति शिक्षण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका अपने व्यवहारिक जीवन में यूज करना चालू करता है तो यही कहलाता है व्यवहार में परिमार्जन करना। और इसके बाद अगला भी होता है, इसका मतलब होता है विश्वास। यानी जब आप करते हैं शिक्षण, जब आप शिक्षण करते हैं तो आपके विश्वास में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। यानी आप मान्यताओं को या रूढ़वादिता को मानना बंद कर देते हैं और आपके विश्वास बदलते रहते हैं, यानी बदलते चले जाते हैं जब आप शिक्षण करते हैं। हम देखते हैं कि शिक्षण जो शब्द है इसी के समान एक शब्द होता है अधिगम। अधिगम क्या होता है कि जब आप अधिगम करेंगे, लर्निंग करेंगे तो भी आपके व्यवहार में परिमार्जन किया जाएगा। यानी लर्निंग और टीचिंग अगर देखें तो एक ही अर्थ में यूज किया जाता है, लेकिन आपसे नेट में प्रश्न पूछता है कि क्या सारे शिक्षण यानी शिक्षण जितना भी है वो पूरा अधिगम के अंतर्गत आता है। यानी पूरा शिक्षण अधिगम के अंतर्गत आता है। आप जितना भी शिक्षण करते हैं वो सारे अधिगम कहलाते हैं। यानी अधिगम की प्रक्रिया जो होती है ये क्या होती है, शिक्षण होती है। यानी शिक्षण अधिगम में सन्निहित होता है।
अधिगम, अब बात किया जाए कि क्या पूरा अधिगम शिक्षण है, तो अधिगम पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस है और ये शिक्षण नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या शिक्षण और अधिगम में बेसिक अंतर क्या है, तो आप जान लीजिए कि अधिगम जो होती है ये सामाजिक कृत्य है, अधिगम एक सामाजिक कृत्य है, लेकिन शिक्षण एक व्यक्तिगत कृत्य है। यानी शिक्षण व्यक्तिगत होता है और अधिगम सभी लोग करते हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, पूरा अधिगम शिक्षण नहीं हो सकता, ये गलत है, लेकिन पूरा शिक्षण अधिगम हो सकता है, ये सही है। अब हम देखते हैं कि शिक्षण के कुल कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। तो आप शिक्षण के प्रकारों पर जब चर्चा करेंगे, इससे पहले एक शब्द छूट जाता है बीच में, वो है अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या होती है? यानी आपने शिक्षण सीख लिया तो अभिक्षमता भी जान लीजिए। अभिक्षमता क्या होती है? किसी भी सब्जेक्ट की उन्मुखीकरण की जो क्षमता होती है, उन्मुखीकरण यानी आप कोई चीज जब करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप उसके तरफ कितना डाइवर्ट होते हैं, कितनी तत्परता से सीखते हैं। जब भी आप एक उद्दीपक नाम का शब्द पढ़े होंगे, उद्दीपक पालाव की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर भोजन होता है उद्दीपक, तो वही उद्दीपक जो होता है, उद्दीपक को आप देखकर उसके तरफ जितना डाइवर्ट होते हैं, वही आपकी अभिक्षमता होती है। जितना अच्छा उद्दीपक होता है, उन्मुखीकरण उतनी बेहतरीन होती है। आपसे यह प्रश्न पूछा क्यों जाता है सीटेट में, यूपी टेट में और यूजीसी नेट में? इसलिए पूछा जाता है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर के बारे में आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, शिक्षण के बारे में आप क्या ऐसा आपके अंदर क्वालिटी है जिससे आप टीचिंग करना चाहते हैं या शिक्षण के फील्ड में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो यही जांच करने के लिए आपसे शिक्षण अभिक्षमता पूछी जाती है कि आप शिक्षण के विषय में कैसा कैसा जानकारी रखते हैं और क्या क्या सोचते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शिक्षण के प्रकार। अगर इसके प्रकारों पर चर्चा किया जाए कि शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार पर जब आप चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है मुख्य शिक्षण, यानी मुख्य शिक्षण जो कक्षा में आप प्रयोग करते हैं, यानी कक्षा में आप जितने भी टीचर होते हैं वो सिर्फ मुख्य शिक्षण का प्रयोग करते हैं और गौण शिक्षण के प्रयोग से आप बचना चाहते हैं। यानी गौण शिक्षण कम प्रयोग किया जाए या ना प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। गौण शिक्षण जो होती है ये अध्यापक को केंद्र में रखकर करती है, यानी अध्यापक यहाँ मुखिया होता है, यानी सर्वे सर्वा मालिक कौन होगा? अध्यापक होगा। और इसका जो केंद्र बिंदु है, इसका केंद्र बिंदु यानी मुख्य शिक्षण का केंद्र बिंदु होगा बालक। इसको बालक को सेंटर में रख के आप जो अध्ययन करते हैं वही मुख्य शिक्षण कहलाती है। अब मुख्य शिक्षण प्रक्रम में अगर देखा जाए तो पहला जो सबसे प्रभावशाली शिक्षण है वो शिक्षण कहलाता है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? निदानात्मक शिक्षण चिकित्सा के क्षेत्र में लिया गया है, चिकित्सा से लिया गया है। जब चिकित्सा में कोई जाता है किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास या अच्छे डॉक्टर के पास, जब आप जाते हैं तो आपका इलाज करने से पूर्व वो करता क्या है? आपका टेस्ट करता है। तो जो टेस्ट करता है, डायग्नोस्ट करता है, वही प्रक्रिया सीधा जब हम शिक्षण में अप्लाई करते हैं कि हमसे कोई बालक पढ़ने आता है तो वो बालक उसका शिक्षण स्तर कितना है, वो कितना जानता है, कितना पढ़ना चाहता है, कितना नहीं जानता है। अगर कोई उसकी समस्या नहीं होगी, शिक्षण में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा आप तभी करेंगे जब समस्या होगी। तो ये जो समस्या है शिक्षण में, मूल रूप से समस्या के कारणों की जानकारी जब आप प्राप्त करते हैं तो वही आपकी निदानात्मक शिक्षण कहलाती है। यानी शिक्षण प्रक्रिया के मध्य में जब शिक्षण करना चाहता हो कोई शिक्षक, तो बालक की उन सभी समस्याओं का अध्ययन किया हो या उन सभी समस्याओं की जानकारी प्राप्त किया हो जिसके कारण से बालक को शिक्षा प्राप्त करने में समस्या आती है, तो वही होती है निदानात्मक शिक्षण। यानी शिक्षण प्रक्रिया के मध्य में जब शिक्षक
क्या होगा, बालक की सभी शिक्षण समस्याओं को जानकारी प्राप्त करके जब वो ऐसी समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है तो वही कहलाता है निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। निदानात्मक के बाद एक दूसरा जो शिक्षण होता है उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक जो शिक्षण होता है ये क्या होता है, ये रिमेडियल टीचिंग होती है। यानी जब कोई ऐसी व्यवस्था यानी ऐसा व्यक्ति आ जाए, ऐसा बालक आ जाए कि वो पढ़ते पढ़ते मान लो किसी कारण से बेसिक रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बालक क्या होता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन क्लास को मिस कर दिया, कोई घर पे समस्या आ गई जिसके कारण वो कक्षा में नहीं आ पाया, तो इनके बीच जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, वो बालक का छूट जाता है। आप एक प्रकार से आप इनको कह सकते हैं कि ऐसे बालक, ये उपचारात्मक शिक्षण उनके लिए होगा जो शिक्षण के मध्य में अपनी कक्षाओं को अब्सेंट किए, पिछड़ गए। पिछड़ा बालक एक होता है, तो जो पिछड़ा बालक होता है उसके शिक्षण प्रक्रम को मजबूत बनाने के लिए हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण को आप जान इस तरह से लीजिए कि इसमें समस्या का पता नहीं करता। कोई भी जो टीचर होता है वो कारण जानने की कोशिश नहीं करता, कारण जानने की कोशिश नहीं करता है और बालक की छूटी हुई विषय वस्तु को फिर से बताने की कोशिश करता है, या बालक फिर से समझ पाता है कि उसने शिक्षण में कितना ग्रहण किया है, कितना जान लिया है, कितना जानना बाकी। तो वही होती है आपकी उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में समस्या के कारणों की जानकारी ना होते हुए भी शिक्षक समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है या समाधान करना चाहता है, तो वही होती है उपचारात्मक शिक्षण। इसके बाद एक होता है प्रदर्शन शिक्षण। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रदर्शन शिक्षण क्या होती है। तो प्रदर्शन जो होती है, प्रदर्शन में शिक्षक जो होता है वो अपनी कक्षा को, ध्यान रहे कोई भी टीचर अपनी कक्षा को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करता है। हर बार आप जब जब प्रश्न हल करने जाइए, शिक्षण के प्रश्न को हल करिए तो पॉजिटिव सोचकर हल करिए। जब आप पॉजिटिव सोचकर हल करेंगे तो उसके लिए ढेर सारा कार्य करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। यानी जब किसी कक्षा के मध्य टीचर अपनी भाव भंगिमाओं के माध्यम से, टीचिंग टूल्स के माध्यम से कक्षा को बेहतरीन करने की कोशिश करता है, तो वही होती है प्रदर्शन शिक्षण। प्रदर्शन शिक्षण, इन तीनों शिक्षणों में अगर आए आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे इफेक्टिव टीचिंग किसकी होगी, तो ध्यान रहे आपको प्रदर्शन शिक्षण पे लगाना है। यानी आप सबसे बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था अगर कोई है तो है प्रदर्शन शिक्षण, और उसके बाद निदानात्मक शिक्षण अच्छा है, और लास्ट में आपका उपचारात्मक शिक्षण है। आप पढ़ते समय एक और प्रक्रम सुने होंगे, औपचारिक शिक्षण का नाम सुना होगा। औपचारिक शिक्षण जो होती है, औपचारिक शिक्षण जो होती है ये विद्यालय से संबंधित, औपचारिक शिक्षण जो होती है ये विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जो स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं, जो बाउंड्री के अंदर घिरी हुई शिक्षण व्यवस्था है वो आपकी औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आती है। यानी ऐसी शिक्षण जिसमें स्थान, समय, विषय वस्तु सब कुछ पहले से फिक्स किया गया हो, वो आपकी होती है कैसी शिक्षण, औपचारिक शिक्षण। यानी औपचारिक शिक्षण प्रक्रम में क्या होता है कि इसका स्थान, समय और एक पीरियड सब कुछ क्लियर होते हैं, पाठ्यक्रम क्या पढ़ाना है वो भी पता होता है, तो आपकी औपचारिक शिक्षण होती है। और अनौपचारिक जो शिक्षण होती है, अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी शिक्षक, इसमें शिक्षक की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख ले, रास्ते में आते जाते, बस में, घर पे, परिवार में, समाज में, आस पास आप टहलते हुए जो कुछ भी सीख लेते हैं। इसमें बेसिक रूल होता है अनौपचारिक शिक्षण। ध्यान रहे अनौपचारिक शिक्षण सबसे बड़ा शिक्षण परिक्षेत्र होता है। व्यक्ति के पास जितना कुल ज्ञान होता है उसमें सबसे ज्यादा ज्ञान किसका होता है, अनौपचारिक शिक्षण का ही होता है। अनौपचारिक शिक्षण व्यक्ति कोई भी बालक हो, वो बालक शुरू यानी जन्म के समय से ही प्राप्त करना चालू कर देता है अनौपचारिक शिक्षण। बेसिक रूप में उसके सारे अनुभव अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं। एक होता है
निरौपचारिक शिक्षण, निरौपचारिक शिक्षण उसमें आपके जितने भी मॉडर्न टीचिंग व्यवस्थाएं आती हैं, इंटरनेट के माध्यम से कुछ सीख लेना या यूट्यूब के माध्यम से कुछ सीख लेना, या पत्राचार शिक्षण का नाम आपने सुना होगा। निरौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत क्या होता है, जो करिस्पॉन्डेंट एजुकेशन दी जाती है, पत्राचार शिक्षा व्यवस्था जो दी जाती है वो निरौपचारिक यानी नवीन शिक्षण व्यवस्था, जितनी नवीन तकनीकी का यूज किया जाए तो वो कैसी होती है, निरौपचारिक शिक्षण होती है। अब गौण शिक्षण की बात करें, गौण शिक्षण में एक मुख्य नाम है निरंकुश शिक्षण, यानी निरंकुश शिक्षण। इसमें सब कुछ कौन होगा, शिक्षक होगा। जब शिक्षक ही इसका मुखिया होगा तो जैसा चाहेगा वैसी कक्षा को पढ़ाएगा, यानी जब शिक्षक सुखी रहेगा तो स्टूडेंट हंसते हंसते क्लास को लेगा, और जब शिक्षक पर कोई स्ट्रेस है, कोई दबाव है, चाहे वो मैनेजमेंट का ही दबाव क्यों ना हो या घर का कोई भी, घर की कोई समस्या हो किसी भी व्यक्ति की, तो भी आपकी निरंकुश शिक्षण अंतर्गत आएगी, यानी इसमें शिक्षक जो होगा वही मुख्य होगा, और शिक्षक मुख्य होने के कारण ही इसमें वो शिक्षक निरंकुश होगा। ठीक है, तो ये ढेर इतने प्रकार के शिक्षण आपको पढ़ाई में आ गए, इतनी शिक्षण आपने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षण के स्तर की बात करते हैं। ये बहुत पूछा जाता है आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में, तो बहुत बार पूछा गया है कि शिक्षण के कुल कितने स्तर होते हैं, कितने स्तर की शिक्षण होती है। यानी प्राइमरी में कोई दूसरा शिक्षण, जब आप जूनियर में पहुंचते हैं तो कोई दूसरा शिक्षण, और जब आप हायर एजुकेशन में किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं तो कोई दूसरा शिक्षण होता है। तो शिक्षण के जो है मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, और तीनों स्तरों के साथ उनकी अवस्थाएं भी जुड़ी होती हैं। अगर अवस्थाओं को आप याद रखते हैं तो ये तीनों को याद करने में बड़ा आसानी हो जाएगा। यानी अवस्थाओं के हिसाब पर आप इसे याद कर लीजिएगा। यानी जब कोई भी बालक शिक्षण करना चाहता है तो उसका सबसे पहला स्तर जो होगा, सबसे मेन स्तर जो होगा वो होगी स्मृति स्तर। कौन सी स्तर, स्मृति स्तर। ये सबसे छोटी स्तर है, आप मान के चलिए इसमें इसका ज्ञान बहुत दिनों तक नहीं टिकने वाला। इसमें बेसिकली याद करना, रटना, रटने को आप इसको केंद्र मानिए कि जब कोई व्यक्ति स्मृति करता है, अपनी स्मृति को बढ़ाता है, रटता है, रट रट के लर्न करता है, अपनी पाठ को याद करता है, तो वही होती है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर के बाद दूसरा जो स्मृति स्तर के साथ आप याद रखिए कि स्मृति स्तर जो होता है किसी भी बालक की प्राथमिक कक्षा या पूर्व प्राथमिक, आप लिख लीजिए, यानी पूर्व प्राथमिक जो कक्षा होगी उसमें ध्यान रहे कि उस प्रक्रिया में आप रटने पर ही जोड़ देंगे। किसी भी बालक को आप बोध स्तर का या चिंतन स्तर का ज्ञान आप प्राइमरी में मत दीजिएगा। आप शिक्षक बन जाएंगे तो शिक्षक बन जाएंगे, तो ये ध्यान आपको रखना है कि स्मृति स्तर का जो ज्ञान होगा वो आपके प्राइमरी से याद रखिएगा। यानी पूर्व प्राथमिक में जब कोई बालक आएगा तो स्मृति स्तर, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में आप देखते होंगे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, या ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, या 1 2 लर्न कराया जाता है, याद कराया जाता है। तो ये सबसे निम्न स्तर का चीज होता है, और यही आपका इसमें केंद्र में होता है रटना। दूसरा स्तर होता है बोध स्तर। जो बोध स्तर है, इसको बोध को ही हम शिक्षण प्रक्रिया में आते हैं तो अवबोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवबोध स्तर बोलते हैं। अवबोध स्तर क्या होता है, अवबोध स्तर मुख्य रूप से आप ध्यान रखें प्राथमिक या जब बालक बाल्यावस्था में होता है, इसमें तो बालक शैशवावस्था में होगा, इसमें जो स्मृति स्तर होगी इसमें बालक होगा शैशवावस्था में, शैशवावस्था में बालक होगा। और इसमें जो होगा इसमें पहुंच जाएगा प्राथमिक कक्षाओं में, कम से कम प्राथमिक कक्षाओं के साथ साथ उसकी जो आयु हो जाएगी न्यूनतम 5 वर्ष 6 वर्ष के बाद जो होगा वो अवबोध करेगा। अवबोध करना मतलब समझना, यानी इसमें होगा बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो बालक होगा वो क्या करेगा, समझेगा, कोई भी टॉपिक समझेगा, समझ कर उसमें डिसीजन करेगा, कुछ अपनी विचार भी रहेगा, इसको सलाह की आयु भी बोलते हैं। यानी इसमें बालक बातों को समझने की कोशिश करता है,
अगर आप बताते हैं कि ये कुत्ते का बच्चा है और ये बिल्ली का बच्चा है, तो उसमें धीरे 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 वो डिफरेंट करना सीख लेता है। वही आपका होता है अवबोध स्तर या बोध स्तर। और तीसरा और अंतिम स्तर होता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर का जो नॉलेज होगा वो कब बालक प्राप्त करेगा? किशोरावस्था में प्राप्त करेगा। किस अवस्था में प्राप्त करेगा? किशोरावस्था में प्राप्त करेगा। किशोरावस्था में बालक चिंतन स्तर का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, चिंतन स्तर में कोई भी बालक, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें तो समझना ध्यान में रखिएगा। समझना पहले में स्मृति में रखना हो गया, अवबोध में हो गया समझना, यानी इसमें अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, समझना। और इसमें अंतिम वाले में आप ध्यान रखिए चिंतन करना। जब कोई बालक चिंतन करना चालू कर दे, स्वयं से ही चिंतन करे, विमर्श करे, अन्वेषण करे, कुछ करने की कोशिश करे, अपने हिसाब से कोई प्रक्रिया का उत्तर आप देने की कोशिश करें, बढ़ा चढ़ा के बातों को बताने की कोशिश करें, तो यही होता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में जो बालक होता है वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है, बड़े बड़े डिसीजन भी खुद से करना चालू कर देता है। आपके जो यूपी टेट सी टेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि स्मृति स्तर में या पूर्व प्राथमिक कक्षा में किसी बालक को आपको पढ़ाना है तो उसमें कौन सी स्तर प्रयोग की जाएगी, तो आपको स्मृति स्तर आंसर देना है। अच्छा, वही अगर नेट में बात किया जाए, नेट में बात किया जाए कि कोई बालक अन्वेषण करता है, शोध कार्य करना चाहता है, तो कौन से स्तर का प्रयोग करेगा? तो बुद्धि का जो अंतिम सबसे उच्च क्वालिटी का स्तर होता है वही स्तर आपका होता है चिंतन स्तर। इसको विमर्शी स्तर भी बोलते हैं। विमर्शी स्तर पर आप शोध कार्य कर सकते हैं। विमर्शी स्तर पर आपके ढेर सारे प्रक्रम संचालित हो सकते हैं जो आप बड़े बड़े डिसीजन खुद से करना चालू करते हैं। अब हम देखते हैं शिक्षण की कुछ अवस्थाएं होती हैं। शिक्षण की अवस्थाओं पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। शिक्षण की अवस्थाएं यही अंतिम टॉपिक होगा आज के लिए, बाकी आपको छोड़ दिया जाएगा, आप लोग देखिएगा, फिर दूसरा वीडियो आपके साथ आएगा। तो अवस्था जो होती है, यानी अवस्था के अनुसार अवस्थाएं जो होती हैं शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पहले तो यही आपसे पूछ लिया जाता है। तो शिक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं होती है। पहली जो अवस्था होती है उसी का नाम है शिक्षण के पूर्व की अवस्था। पूर्व की अवस्था यानी जब आप क्या करते हैं, कक्ष में जाते हैं। अच्छा, कक्षा में कोई व्यक्ति जब जाता है तो क्या करना चाहता है? अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहता है। इफेक्टिव टीचिंग को मैं ही सबसे बेहतर शिक्षक कहलाऊं, यही व्यक्ति जानने का प्रयास करता है, यही करना चाहता है। तो पूर्व अवस्था में योजना बनाता है। क्या करता है? आप लोगों ने लेसन प्लान बनाना सुना होगा, योजना बनाएगा। कक्षा में जाने से पूर्व जो शिक्षक जितनी बातें सोचता है वो सब कुछ इसी में क्लियर हो जाता है। यानी पूर्व अवस्था में, शिक्षण के पूर्व अवस्था में योजना बनाना। योजना बनाने के साथ साथ आपके शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य को फिक्स करता है कि किन किन उद्देश्यों पर हमें बात करनी है और किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, वो भी बिल्कुल रिटर्न, बिल्कुल लिख के लाता है। जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाने जाता है तो पूर्व अवस्था बहुत जरूरी है। यानी आप कक्षा में जाएं और योजना ही ना लेकर जाएं। योजना नहीं लेकर जाएंगे तो आप क्या पढ़ाएंगे? जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है, आपने कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो आप यहीं पर फ्लॉप हो जाएंगे। तो पूर्व अवस्था में यानी कक्षा में जाने से पूर्व जो शिक्षक अपने घर पर कार्य करता है वही कहलाती है शिक्षण की पूर्व अवस्था, और पूर्व अवस्था को ही आप पहली अवस्था कहेंगे। दूसरी जो अवस्था है इसको बोलते हैं अंतःक्रिया अवस्था। अंतःक्रिया अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था में क्या होता है? बालक के अंतःक्रिया जब कक्षा में पहुंच जाता है, यानी बालक पहुंच गया वो टीचर पहुंच गया क्लास में, आप अभी छात्रा अध्यापक हैं इसलिए बालक आपके लिए शब्द निकल जा रहा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? जब शिक्षक कक्ष के मध्य जाएगा, आपने जितनी योजनाएं बनाई, जितने उद्देश्य निर्धारित किए, जो शिक्षण विधियां आपने घर पे लिखा था कि इन्हीं शिक्षण विधियों के माध्यम से आपको टीचिंग करना है, तो वही शिक्षण विधियों का जब आप
अप्लाई करना चालू करते हैं, प्रयोग करना चालू करते हैं, तो वही आपकी होती है अंतःक्रिया अवस्था। यानी अंतःक्रिया अवस्था में कोई भी शिक्षक योजना के अनुसार या पूर्व क्रिया अवस्था में या पूर्व में जो जो भी प्लान किया है उनको जब कक्ष में अप्लाई करता है तो वही होती है अंतःक्रिया अवस्था। और अंतिम जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं शिक्षण का पश्च अवस्था। पश्च अवस्था क्या होती है? पश्च अवस्था में जो शिक्षक होगा ये मूल्यांकन करेगा। यानी पश्च अवस्था यानी अंतिम अवस्था में शिक्षक क्या करेगा? जितना पढ़ाया, बताया, समझाया उसकी जांच करेगा। जांच इसलिए करेगा क्योंकि शिक्षण का एक रूल है, एक नियम है कि आपको पढ़ाया जाए तो जांच भी की जाए। अगर आपकी जांच ही ना हो तो सारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। यानी आप चाहे जितना भी पढ़ाए हो, अगर उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं तो आपकी टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक की बात करते हैं, बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास में देखी जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आपकी जब भी चर्चा होगी तो आपकी चर्चा होगी शिक्षण व्यूह रचना की चर्चा करनी बाकी है, शिक्षण की विधियों पर चर्चा करनी बाकी है, और ढेर सारी विधियां हैं। आपको विधियों के बारे में विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।